भारद्वाज, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बात सबसे पहले करेंगे चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त दोस्ताना संबंध चीन और पाकिस्तान के बेहद करीब है, क्योंकि कोरोना से तबाही के बाद चीन का एक और खतरनाक प्लान सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाक से चीन एक सीक्रेट डील कर रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जैविक युद्ध क्षमता बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान इस वक्त साथ आ गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जैविक युद्ध की तैयारी इस वक्त ड्रैगन कर रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की बात करें तो चीन और पाकिस्तान इस वक्त एक साथ आ गए हैं और खतरनाक प्लानिंग इस वक्त पाकिस्तान और चीन की तरफ से की जा रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से चीन एक सीक्रेट डील कर रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से डील की तैयारी चीन की पूरी है और डील कर चुका है चीन पाकिस्तान से, क्योंकि एक खतरनाक प्लान बनाने जा रहा है जैविक युद्ध क्षमता बनाने के लिए। यानी जैविक युद्ध की जो क्षमता होगी उसको बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान एक मंच पर एक साथ आ गए हैं। क्योंकि चीन के वुहान की अगर बात करें तो चीन के वुहान में ये जैविक युद्ध क्षमता बनाई जा रही है और पाकिस्तान की लैब भी अब उसका साथ देगी चीन का। यानी अगर बात करें पाकिस्तान की तो अब पाकिस्तान और चीन मिलकर एक खतरनाक प्लान की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना ने, चीन से निकले कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन बात करें इस खतरनाक प्लान की तो अब एक और खतरनाक प्लान चीन तैयार कर रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त चीन और पाकिस्तान जा मिले हैं। एक खतरनाक प्लान बनाया जा रहा है और पाकिस्तान से सीक्रेट डील भी की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और चीन की बात करें, क्योंकि जैविक युद्ध क्षमता बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। और तस्वीर अगर हम बात करें तो तस्वीर आजकल कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। जब चीन और पाकिस्तान की बात करें तो चीन और पाकिस्तान इस वक्त मिल चुके हैं और एक खतरनाक प्लानिंग की जा रही है भारत के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ। इस वक्त चीन एक खतरनाक प्लान कर रहा है, क्योंकि जैविक युद्ध क्षमता बनाने को लेकर अगर बात करें तो जैविक युद्ध क्षमता बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान एक साथ आ चुके हैं और जैविक युद्ध की तैयारी में इस वक्त ड्रैगन है और जैविक युद्ध की तैयारी इस वक्त चीन कर रहा है। ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की बात करें तो चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से साथ आए हैं और एक खतरनाक प्लान बनाया जा रहा है। खतरनाक प्लान के तहत अब जैविक युद्ध की तैयारी में इस वक्त ड्रैगन है, क्योंकि हमने देखा अगर बात कोरोना की करें तो कोरोना को लेकर जिस तरीके से दुनिया में किरकिरी चीन की हुई है, लेकिन एक और प्लान जैविक युद्ध की तैयारी की जा रही है। राजेश एक बार फिर हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाएगा, क्योंकि जैविक युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो ड्रैगन उसी वुहान शहर में ये तैयारी कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की लैब भी उसका साथ देंगी। यानी एक खतरनाक प्लान बनाया जा रहा है पाकिस्तान और चीन की तरफ से मिलकर। राजेश। बिल्कुल हर्ष, प्लान है बहुत खतरनाक है और सिर्फ भारत के लिए खतरनाक नहीं है जी। पाकिस्तान के निशाने पे जहां भारत है वहीं चीन के निशाने पर इस वक्त यूरोप और अमेरिका हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वुहान का पैदा किया था वो पाकिस्तान आर्मी का जो लैब है, जो कि पूरा साइंटिफिक गतिविधियां जो होती हैं, रिसर्च जो होती है आर्मी की तरफ से जो देखता है, उसके साथ इस लैब ने समझौता किया है और वहां पर अब जो है बायोलॉजिकल हथियार जो हैं वो पैदा किए जाएंगे, जैविक हथियार वहां पे बनाए जाएंगे। ये हथियार इसी तरह के होंगे जिस तरह के कोरोना है, कोविड-19 है। और सबसे अहम बात हर्ष ये है कि इसकी पूरी फंडिंग और पूरी टेक्निक सब कुछ चीन की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। इसके तर्क ये दिया जा रहा है, जो हमारे सूत्रों से पता चला है कि चीन के ऊपर इस वक्त दुनिया की टेढ़ी नजरें हैं और चीन उसी से बचने के लिए पाकिस्तान में इस प्रकार का परीक्षण करने जा रहा है। लेकिन चिंता हद से काफी ज्यादा है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन बनाना बहुत बड़ी अपने आप में चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान देखो डायरेक्ट वॉर में हमारे साथ नहीं जीत सकता। पाकिस्तान
लगातार 30 साल से हमारे साथ अप्रोक्ष युद्ध लड़ रहा है, आतंकवाद लगातार भेज रहा है, लेकिन उसकी भी कमर टूट चुकी है। अब चीन, अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है कि वो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल भारत के इलाकों में कर सकता है। लेकिन भारत, देखिए कोई भी देश होता है, वो सारे, अगर वो बायोलॉजिकल वेपन बनाता है, जैविक हथियार बनाता है, तो जैविक हथियार की काट इस वक्त भारतीय सेना के पास है। लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान अगर इसका इस्तेमाल करता है तो भारत किस प्रकार से जवाब देता है। बिल्कुल राजेश, अगर बात करें हम जिस तरीके से कोरोना को लेकर बात करें, कोरोना के आंकड़े चीन ने छुपाए, और युद्ध की अगर बात करें, युद्ध नहीं कर सकता, या फिर चीन की बात करें, पाकिस्तान की करें, आप युद्ध नहीं कर सकते। कोरोना का आपने पूरी दुनिया में कोरोना से तबाही मचा दी, लेकिन आप आंकड़े छुपा रहे हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उसी चीन का साथ दे रहा है जो कोरोना की तबाही की अगर बात करें, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की तबाही है, और पाकिस्तान में भी कोरोना तबाही मचा रहा है, फिर भी चीन में वो साथ दे रहा है, चीन का साथ दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान कोई देश नहीं, बिल्कुल, पहले हमें और आपको मान लेना चाहिए कि बिल्कुल देश वो होता है जिसकी अपनी विदेश नीति हो, अपना संविधान हो, अपना प्रधानमंत्री सोचता हो और लोग प्रधानमंत्री की मानते हो। बिल्कुल। क्या इमरान खान सोचते हैं? क्या इमरान खान की जनता इमरान खान की सुनती है? नहीं सुनती है। इमरान खान वही बोलते हैं जो शी जिनपिंग चाहते हैं। तो कहाँ का देश पाकिस्तान? पाकिस्तान को अगर बोलना भी है तो मैं तो अक्सर पाकिस्तान को गुलाम पाकिस्तान बोलता हूँ, जो चीन का है। देखिए, हर कोरोना को लेकर एक चीन की टिप्पणी बड़ी अहम है, जो समझाता है कि कहीं ना कहीं ये जो बायोलॉजिकल वेपन है, जो जैविक हथियार हैं, कितने संवेदनशील होते हैं। पिछले महीने चीन की तरफ से एक टिप्पणी आई थी और कहा गया था कि दुनिया इस वक्त कोरोना की फर्स्ट लेयर का सामना कर रही है, दूसरी लहर कोरोना की आना बाकी है, और जब आएगी तब पता चलेगा कि कोरोना कितना घातक साबित हो सकता है। यानी कि उस चीज से संकेत मिलता था और मिल रहा है कि चीन ने कहीं ना कहीं ये सब कुछ जानबूझकर पैदा किया है और दुनिया में फैलाया है। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान उसका साथ दे रहा, पाकिस्तान में इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोगों, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इमरान खान ने फिर भी शी जिनपिंग की चापलूसी करना नहीं छोड़ी है। और अगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जमीन दी है चीन को कि आप यहाँ पे आइए और आप जैविक हथियारों का एक्सपेरिमेंट करिए, तो हर्ष कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए भी घातक साबित होगा। क्योंकि अगर जिस प्रकार से वहां से लीक हुआ वायरस और क्या कुछ हुआ, अगर पाकिस्तान में लीक होता है तो शायद इमरान खान को लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल लेने के देने पड़ जाएंगे। और बात करें अगर हम जमीन की, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा है चीन को, क्योंकि निवेश आप देखिए राजेश, जिस तरीके से चीन पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, और चीन की बात करें तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन अगर कुछ करता है तो वो बिना मतलब के नहीं करता। नेपाल जिस तरीके से उसकी भाषा इस वक्त बोल रहा है, रातों रात एक नेपाल का गांव चीनी भाषा बोलने लगता है और चीनी वो बन जाते हैं, उनके लोग वहां पे आते हैं, चीनी सैनिक, और कहते हैं नहीं जी आप तो इस वक्त चीनी बन चुके हैं। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? पाकिस्तान के लोग रातों रात चीनी भाषा बोलने लगेंगे और चीन के हो जाएंगे वो? इससे हालातों से तो ऐसा ही लग रहा है राजेश। देखिए जी, समुदाय अलग अलग इसमें बटे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में चीन का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में शी जिनपिंग का विरोध भी है, लेकिन इमरान खान सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि इमरान खान ने जो विदेश नीति थी पाकिस्तान की, उसको गड्ढे में फेंक दिया है। उनको इस चीज की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ इस चीज की चिंता है कि उन्हें पाकिस्तान से पैसा चाहिए। दरअसल पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो इतनी खराब है कि अगर चीन उसके ऊपर से हाथ हटा ले तो पाकिस्तान 20 दिन अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकता है। और ये इमरान खान ने उस वक्त खुद कबूल किया था जब वहां पे कोरोना के मामले सामने आए थे। इमरान खान देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं अपने देश को 15 दिन खाना खिला सकूं, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की क्या हालत है। तो यही वजह इमरान खान के पास और कोई रास्ता नहीं है। 30 सालों तक उसने अमेरिका के तलवे चाटे हैं और अब वो चीन के तलवे चाट रहा है, क्योंकि उसे पैसा चाहिए, उसे सामान चाहिए। उसके पास इतना पैसा नहीं, उसे हथियार चाहिए, उसे भारत के साथ मुकाबला करना है। तो इस वक्त अमेरिका उसे घास नहीं डाल रहा है, अमेरिका कुछ नहीं दे रहा है। इस वक्त उसका सबसे बड़ा सहारा चीन है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, बिल्कुल सैन्य क्षेत्र में हो। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, और इसका खामियाजा ये होगा जिस प्रकार से तिब्बत चीन का हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल प्रकार आने वाले समय में पाकिस्तान भी आपको दुनिया के नक्शे से खत्म मिलेगा और पता चलेगा कि चीन की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान और ईरान तक लग रही है।
बिल्कुल। अगर बात करें हम राजेश, जैविक युद्ध की बात करें, जैविक युद्ध की तैयारी जो ड्रैगन कर रहा है बड़ी तेजी से, और ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं दुनिया भर के देश एक साथ आने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति रही है, और चीन की अगर सैनिकों की बात करें तो वो सब जानते हैं उनके बौने सैनिक लड़ नहीं पाते, उनके बौने सैनिक युद्ध का कोई उनको तैयारी नहीं है, युद्ध की अगर बात करें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अब जैविक युद्ध की तैयारी आप करिए, और कोरोना वायरस को लेकर सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का जिस तरीके से तबाही आपने दुनिया में बचाई है, अब आपकी जो चीजें हैं वो हर दुनिया, पूरी दुनिया समझ चुकी है, हर देश समझ चुका है। लेकिन जैविक युद्ध अगर जब चीन करेगा, जैविक तैयारी जिस तरीके से वो कर रहा है, कहीं ना कहीं सभी बड़े देशों को एक साथ आना होगा, और आ भी चुके हैं, ताकि चीन को कड़ा सबक सिखाया जा सके। राजेश, देखिए, क्वाड का निर्माण इसीलिए हुआ है क्योंकि को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन हर्ष, जो बात आपने कही मैं उससे बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, और बिल्कुल हमें चीन के ऊपर नजर रखनी होगी, और ये भी देखना होगा दुनिया को कि जो इस वक्त कोरोना दुनिया को संक्रमित किया है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, क्या ये कोरोना जो है चीन का बायोलॉजिकल हथियार था, क्या जैविक हथियार था? क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ने अमेरिका और भारत में तबाही मचाई है, वो बताने के लिए काफी है कि सब कुछ एक बहुत सोचे समझे तरीके से किया गया है। क्योंकि चीन में बाकी शहरों में वो फैलता नहीं है, अमेरिका में जाके फैल जाता है, और जाके ब्राजील में फैल जाता है, भारत में इतनी तबाही करता है। और जो जिस बायोलॉजिकल वेपन की हम बात करें, जैविक हथियार की बात करें, उसी टीम ने यह भी खुलासा किया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल भारत और अमेरिका और यूरोप के खिलाफ हो सकता है आने वाले समय में। और ये एक ट्रायल राजेश कहा जा सकता है कि सोची समझी साजिश है, और इस पर गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी चीन के साथ आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी लगातार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं, लेकिन उनका पलटवार भी आया है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया जाता है, क्योंकि श्रमिक ट्रेनों को लेकर यह तंज कसा था कि श्रमिक ट्रेन के मुनाफे पर राहुल गांधी ने वार किया था कि आपदा में भी गरीबों से मोदी सरकार कमा रही है। लेकिन राहुल को पीयूष गोयल का जवाब आया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं, यानी मुनाफा बताया जा रहा है, जो बीजेपी को उन्होंने कहा है और बीजेपी पर तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि एक तरीके से सब्सिडी दी गई, लेकिन उस सब्सिडी को मुनाफा बता रहे हैं राहुल गांधी, यानी देश को लूटने वाले ही आज हमें ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सब्सिडी हमने दी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुनाफे पर मोदी सरकार इस आपदा में भी अवसर कमा रही है, यानी गरीबों से कमा रही है मोदी सरकार। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, और राहुल गांधी ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए भी नजर आए। लेकिन बात करें अगर पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया है, और पीयूष गोयल ने यह कहा है, जवाब दो टूक दिया है कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। यानी हमने सब्सिडी दी थी, लेकिन वो उसे मुनाफा बता रहे हैं कि बीजेपी ने मुनाफा कमाया, यानी कांग्रेस ने देश को लूटा, और देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। निशांत राय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी के वीडियो का आना, ट्विटर पर जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, वार पर वार किए जा रहे हैं, एक बार फिर वार कर दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया कि जिस तरीके से आपदा में वो अवसर की बात कर रहे हैं, आपदा में अवसर मोदी सरकार ने लिया, श्रमिक ट्रेनों से पैसा कमाया, लेकिन पीयूष गोयल ने भी दो टूक जवाब दिया है। निशांत, देखिए, वाकई आपदा को अवसर में बदलने वाली बात को लेकर बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर जवाब दिया, और जवाब भी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें श्रमिक ट्रेनों का जिक्र था, और श्रमिक ट्रेनों के जिक्र के चलते रेल मंत्री का ट्वीट इस पर बनता था, और उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया। जवाब के साथ साथ कांग्रेस पर एक सवाल भी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सोनिया गांधी टिकट खरीद रही थी उन गरीबों के लिए, सोनिया जी के वो टिकट कहाँ हैं, यानी कि उन्होंने सोनिया गांधी का घेराव किया, और सीधे तौर पर पूरे कांग्रेस पर एक तरीके का इल्जाम लगा दिया कि देश को लूटने वाले अब मुनाफे की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पीयूष गोयल का एक बड़ा करारा पलटवार था, और राजनीति में खासकर सियासत जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना काल में, लगातार राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से भी
कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी की अगर बात करें हम निशांत, हमने देखा था अगर कोरोना को लेकर वो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना को काबू करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। चीन के लिए वो कहते हैं कि चीनी सैनिक हमारी सेना में घुस आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री साहब पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। अपनी छवि को सुधारने की कोशिश, यानी छवि की चिंता है लेकिन देश की चिंता नहीं है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। और ट्वीट पर ट्वीट वो कर रहे हैं और जो वीडियो उनकी तरफ से बनाए गए थे, अब वो वीडियो जो सीरीज है वो लगातार जारी हो रही है, क्योंकि अगर हम सीरीज की बात करें तो एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, तीन वीडियो नहीं, चौथा वीडियो भी सामने आ जाता है। निशांत, देखिए, राहुल गांधी इस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक है और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की खामियों को गिनवाना विपक्ष का काम है और राहुल गांधी अपने उसी काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर उन तमाम चीजों में विपक्ष की भूमिका में देश के भीतर हो रहे हालातों पर चर्चा की जाए तो बेहतर है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीन के मुद्दे को उठाया है और उनका मुद्दा उठाने का फायदा चीनी मीडिया ने भी बखूबी उठाया है, उसको छोड़कर राहुल गांधी की अगर तमाम जगह भूमिका देखी जाए तो गलत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि राहुल गांधी जैसे सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार या बीजेपी की ओर से उसका जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर राहुल गांधी का आपने थोड़ा जिक्र किया कि किस तरीके से चीनी मीडिया में छाया रहता है, और यही बात केंद्रीय मंत्रियों की बात करें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा, राहुल गांधी चीन की भाषा बोल रहे हैं। और राहुल जो ट्वीट करते हैं, हालांकि चीन में देखिए, चीन में ट्विटर नहीं चलता, लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर का प्रयोग जो होता है, जो वो ट्वीट करते हैं, तुरंत चीनी मीडिया में छाया रहता है। ग्लोबल टाइम लगातार दिखाता है कि खुद उनके अंदर ये चीजें चल रही हैं। तो किस प्रकार ये राहुल गांधी के ट्वीट दर्शाते हैं। हालांकि अच्छी बात है विपक्ष का सवाल उठाना, लेकिन साथ ही साथ जवाब भी दिए जा रहे हैं। निशांत, देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष की यही खूबसूरती और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष सवाल उठाए और सरकार उसका जवाब दे। लेकिन इस लोकतंत्र की खूबसूरती में ग्रहण तब लगता है कि विपक्ष उन बेबुनियाद सवालों को उठाता है जिससे कि देश के जो मान सम्मान है उसमें कमी आए। हालांकि राहुल गांधी का आज का सवाल एक खबर को लेकर था जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि श्रमिकों के लिए रेलवे ने श्रमिकों को पलायन के लिए रेलवे ने ठीक ठाक श्रमिक एक्सप्रेस से पैसा कमाया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और उस पर पीयूष गोयल ने सीधे तौर पर कहा कि सब्सिडी को मुनाफे की बात देश को लूटने वाले कर रहे हैं। यानी कि पीयूष गोयल ने भी उतना ही तगड़ा आप कह सकते हैं कि प्रहार किया कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर। श्रमिकों का जब आप जिक्र करते हैं तो हमने देखा जब श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, किस तरीके से बसों पर राजनीति हो गई थी कि कांग्रेस की बसें हैं या फिर उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि पलायन मजदूरों ने किया था, श्रमिकों ने किया था। लेकिन उस वक्त ये कहा जा रहा था, जब राहुल गांधी कह रहे थे, वो भी सड़कों पर आए थे, सड़कों पर ये कहा था कि इस वक्त मजदूर बेबस हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आखिर क्यों कोई प्लानिंग नहीं दी गई केंद्र सरकार को? देते आप प्लानिंग, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार ये कह रही थी कि हमारे पास पूरी प्लानिंग तैयार है, लेकिन कटाक्ष तो किए जा रहे थे। लेकिन आपके पास जो रणनीति है वो आप सामने रखिए, वो आप बताइए। निशांत, देखिए, इसमें सीधे तौर पर सरकार की कमियां हैं। बिल्कुल, आखिर विपक्ष को ही अगर प्लानिंग देनी थी तो विपक्ष ही सत्ता संभाल सकती थी। और जिस तरीके से श्रमिक सड़कों पर उतरे थे और पूरा स्थिति वो मंजर हम सभी ने देखा था, हम लगातार उनके बीच में भी थे, तो अपने आप में काफी दर्दनाक रहा था। कई श्रमिकों की मौत हो जाना, कुछ कटरीनों से कटकर मर जाना, ये तमाम जो खबरें थी कोरोना में, लॉकडाउन में, वो अपने आप में पूरे देश का इतिहास उसको याद रखेगा। और जाहिर सी बात है कि सरकार की तैयारियों में कमी थी, तभी हालात ऐसे बने थे। यानी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, तभी राहुल गांधी से प्लानिंग पूछी जा रही थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी के पास अगर कोई प्लान है तो बताया जाए। निशांत, बिल्कुल, नाकामी छुपाने का एक बेहतर तरीका हो सकता है कि जो आपसे सवाल करे आप उस पर दूसरा सवाल उठा दो। और पूरी तरीके से अगर अभी की बात की जाए, चूंकि राहुल गांधी का आज ट्वीट था, ट्वीट का जवाब पीयूष गोयल ने दिया और जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने भी अपना काम किया, तो सरकार ने भी एक अच्छा काम किया विपक्ष को जवाब देकर। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमें याद रखना होगा उन गरीबों को, उन श्रमिकों को। और अभी भी जो तमाम राज्य 2 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो इनसे दिहाड़ी मजदूरों की
जो आय है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। तो अभी भी जरूरत है कि, हालांकि सरकार ने कहा है कि नवंबर तक देश में सभी को राशन मिलेगा, और स्थिति को ऐसा बनाए रखने के लिए और कोरोना को मजबूती से अभी केंद्र सरकार और जनता और विपक्ष तीनों को मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें इस दुनिया में हैं। और दिल बेचारा जो उनकी मूवी थी वो रिलीज की गई प्लेटफॉर्म पे, और सुशांत सिंह की जो फिल्म है दिल बेचारा, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि IMDb पर अब तक की हाईएस्ट रेटिंग दर्ज की गई है, यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और सुशांत की फिल्म दिल बेचारा ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला है, यानी फिल्म अब तक की हाईएस्ट रेटिंग भारतीय फिल्म जा बनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि अगर बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म में सुशांत सिंह के रोल की काफी तारीफें की जा रही हैं क्योंकि सुशांत की फिल्म दिल बेचारा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और IMDb पर इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो हाईएस्ट रेटिंग जा पहुंची और सुशांत की फिल्म दिल बेचारा ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा ने सारे रिकॉर्ड्स को क्योंकि CM योगी की बात करें तो CM योगी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें, जब पूरी परिस्थितियों का इस वक्त जायजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब CM योगी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पूरी स्थितियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा उन पत्थरों को यहां पर रखा गया है और उसका भी जायजा और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और 5 अगस्त की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचेंगे। जब स्थितियों की अगर बात करें, परिस्थितियों की अगर बात करें तो CM योगी अभी हालातों का जायजा ले रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं क्योंकि राम मंदिर निर्माण की बात करें तो राम मंदिर का जो निर्माण है वो भव्य तरीके से किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि इन पत्थरों पे किस तरीके से नक्काशी की गई है। ये कहा जा सकता है कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो वो कितना भव्य होगा और कितना भव्य वो मंदिर देखने में रह सकता है क्योंकि इन पत्थरों से समझा जा सकता है जो पत्थर वहां पर रखे गए हैं और नक्काशी एक प्रकार से उस पर की गई है जिसका CM योगी आदित्यनाथ अभी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां परिस्थितियों का जायजा लेते हुए CM योगी नजर आ रहे हैं क्योंकि अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। और इससे पहले की अगर बात करें तो मंदिर में भी वो गए थे और मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की थी, जिसके बाद अधिकारियों के साथ वो जायजा लेते हुए नजर आए थे। लेकिन बैठक की अगर बात करें, अधिकारियों के साथ बैठक होगी, साधु संतों के साथ बैठक होगी, पूरी परिस्थितियों का जायजा लिया जाएगा क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और अभी स्थितियों का, हालातों का जायजा लिया जा रहा है कि अयोध्या में इस वक्त जब शिलान्यास किया जाएगा 5 तारीख को तो उससे पहले कैसे हालात हैं, कुछ कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जाएगा। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब वो मंदिर पहुंचे थे और मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक होगी, साथ ही साथ साधु संतों के साथ भी बैठक होगी क्योंकि साधु संत की अगर बात करें तो साधु संत राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी उत्साहित हैं। और पूजा अर्चना की बात करें तो ये पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं जब वो मंदिर परिसर में पहुंचे, पूजा अर्चना की गई, दर्शन किए गए। और रामलला की अगर बात करें तो रामलला को लेकर जिस तरीके से साधु संत उत्साहित हैं कि रामलला का मंदिर बनेगा, भव्य निर्माण मंदिर बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को पहुंचेंगे, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। लेकिन CM योगी की बात करें तो CM योगी इस वक्त अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब CM योगी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में हालातों का जायजा लेते हुए CM योगी को आप देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को जाएंगे, लेकिन उससे पहले
सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अभी परिस्थितियों का हालातों का जायजा लिया जा रहा है और इस वक्त सीएम योगी हालातों का जायजा ले रहे हैं। किस तरीके से वहां पर आप देख सकते हैं कि पत्थर रखे गए हैं राम मंदिर निर्माण के लिए, उस पर जो नक्काशी की गई है उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है सीएम योगी को, क्योंकि 5 तारीख का अगर बात करें 5 तारीख की अगर बात करें तो 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए हैं और इस वक्त वो परिस्थितियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अधिकारी उन्हें समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर परिस्थितियां हैं और इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए लगातार सीएम योगी जायजा लेते हुए अयोध्या में नजर आ रहे हैं। और आप सीधी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से लाइव देख रहे हैं, जब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम योगी राम मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास की अगर बात करें तो 5 अगस्त को वो होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ हालातों का जायजा इस वक्त ले रहे हैं। तो वक्त यहां एक ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।